हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सब कुछ कैसा चल रहा है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? सब कुछ अच्छा। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज के लेक्चर में सर हम आगे के सीए इंटर कॉस्टिंग में जनवरी 2026 में आ सकते हैं, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डाउनलोड कर लेना वहां से। उनकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। चलिए चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एम एम लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स इन इट्स इन्वेंट्री। उसकी इन्वेंट्री में कुछ आइटम्स रखी हुई हैं जिनके कोड नंबर दे रखे हैं 101, 2, 3, 4, 5, 6। यूनिट दे रखे हैं 25, 30, 25, 350, 75, 225, 75। यूनिट कॉस्ट दे रखी है 50, 1, 80, 8, 2 और 12। कह रहा है एम एम लिमिटेड हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ क्लासिफाइंग द आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 15% ऑफ और अबव ऑफ द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। यानी कि जितनी भी हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी उसको वो कैटेगराइज कर रहा है एज ए, यानी 15% या उससे ज्यादा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का वो हो गया कैटेगरी ए का। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ आया ये एबीसी करवा रहा है हमसे, मतलब एबीसी एनालिसिस करवा रहा है। फिर कह रहा है कि कैटेगरी, कह रहा है आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 6% और लेस, 6% या उससे कम वाले कह रहे हैं कैटेगरी सी में। तो सर बी वाले कहाँ गए? सर जो बच गए यानी बीच वाले जो बच गए वो जाएंगे बी में। यानी कि ऐसे करके इसने कहा कि भाई 15% या उससे ज्यादा वाले वो तो कहाँ जाएंगे सर? ए में। फिर कह रहा है 6% और उससे कम वाले वो कहाँ जाएंगे सर? सी में। तो बीच में कितना बचा सर? बीच में बचा 6 के पहले आएगा सर 7% और 15 के बाद आएगा पहले आएगा 14। यानी 7 से लेके 14 तक ये कहाँ जाएंगे सर? ये जाएंगे सर कैटेगरी बी में। क्लियर है? फिर कह रहा है कि रैंक द आइटम, ठीक है, रैंक कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यानी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उस टोटल कॉस्ट में इन सब की क्या परसेंटेज है वो निकालेंगे, उस अकॉर्डिंग हम 1 2 3 4 5 6 रैंकिंग कर देंगे। फिर कह रहा है क्लासिफाई इनटू एबीसी, यानी ये जो हमारा क्राइटेरिया है इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम एबीसी में क्लासिफाई कर देंगे। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। आइए गाइस देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें सबसे पहले इसने कैटेगरी बताई कि 15% या उससे ऊपर वाले जाएंगे सर कैटेगरी ए में, 6% और कम वाले जाएंगे कैटेगरी सी में। तो बीच में बचा सर 6 से पहले आ गया 7 और 15 से पहले आ गया 14, यानी 7 से 14 वाले जाएंगे कैटेगरी बी में। ठीक है सर, इतना हमें समझ आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब करेंगे कैसे सर? हमें एक स्टेटमेंट बनानी है और स्टेटमेंट में मुझे निकालना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट और उसका परसेंटेज। तो कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं आइटम कोड लिख दूंगा 101, 102, 103, 104, 105, 106 लिख दिया। फिर उसके यूनिट लिख दिए, कितने कितने यूनिट है और फिर उसकी कॉस्ट। इतना क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लोगे सर? टोटल कॉस्ट निकाल लोगे। टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपको क्या करना है सर? आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो ये परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कैसे निकाला सर? इनका टोटल आया 7500। तो कैसे करा सर? सिंपल है, ये जो मैंने निकाला 1250 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू 100, ये तो आपको पता होगा। तो ऐसे ही करके मैंने इन सब का परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकाल लिया। ये आ गया 16.67, ये 4 और ये ऐसे करके। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा उसने रैंकिंग दे दो। रैंकिंग कैसे देंगे सर? जो सबसे बड़ा है उसका रैंक 1, उसके बाद वाला रैंक 2, उसके बाद वाला रैंक 3, उसके बाद वाला 4, 5 और 6। क्लियर है? अब क्या करना है सर? इसको कैटेगराइज करना है एबीसी के अंदर, और एबीसी में उसने कहा था 15% और अबव ए वाले, तो 15% और उससे ऊपर वाला सर ये देखिए, ये वाला 15% से ऊपर है यानी ए में आ गया। ये वाला 15% से ऊपर है यानी ए में आ गया। फिर उसने कहा था 7 से 14% वाले जाएंगे बी में। तो 7 से 14% यानी कि ये चला गया बी में। सर 7 से 14 यानी कि ये चला गया बी में। 6 और उससे कम वाले, 6 और उससे कम वाले जाएंगे सी में। तो ये 4 चला गया सर सी में और ये 6 चला गया सर सी में। लो क्वेश्चन खत्म, बस यही करना था और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, खत्म क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन और क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
कह रहा है S&S ट्रेडिंग कंपनी हैज 3 मेन डिपार्टमेंट, 3 मेन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो उसने यहाँ पे दे रखा है, देखो मेन डिपार्टमेंट तो मेरे ये 3 है और सर्विस डिपार्टमेंट है सर ये 3 है, ठीक है, 3 है नहीं 2 है, सॉरी 2, मेंटेनेंस और पर्सनल। तो सर्विस डिपार्टमेंट 2 हो गए और मेन डिपार्टमेंट मेरे 3 हो गए। एक्सपेंस दे रखे हैं इनके, फिर एरिया दे रखा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, द कॉस्ट ऑफ कहा गया, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, जो मेरे कौन से डिपार्टमेंट है सर, सर्विस डिपार्टमेंट है ये दोनों मेरे, इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, बिल्कुल ठीक है सर, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय, बिल्कुल ठीक है सर। देखो ये मेंटेनेंस वाला तो उसने कैसे बांट रखा है सर, एरिया में, तो ये एरिया दे रखा है। और पर्सनल तो वैसे ही एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स, वो कैसे बटेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, उसी बात को इसने लिखा हुआ है। ठीक है बांट देंगे, लेकिन बांटना कैसे है सर, बांटने के तो हमने अलग अलग मेथड पढ़े हैं, इक्वेशन वाला मेथड भी पढ़ा है और स्टेप लैडर मेथड भी पढ़ा है और डायरेक्ट मेथड भी पढ़ा है। कह रहा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द मेन डिपार्टमेंट, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे मेन डिपार्टमेंट में बांटने हैं यूजिंग स्टेप लैडर मेथड। हमें कौन सा मेथड लगाना है सर, स्टेप लैडर मेथड। अब ये स्टेप लैडर मेथड क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, सर स्टेप लैडर मेथड में जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है, उन सर्विस डिपार्टमेंट की मैं कॉस्ट कंपेयर करूंगा। तो जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है, मान लेते हैं इसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है, तो ये बटेगा पहले, ये बट जाएगा पहले, उसके बाद जिसकी कॉस्ट कम है वो बटेगा, फिर उससे कम जिसकी कॉस्ट है वो बटेगा। यानी कि जिसकी लार्जेस्ट कॉस्ट है, जिस सर्विस डिपार्टमेंट की लार्जेस्ट कॉस्ट है, सबसे पहले वो बटेगा, उसके बाद जिसकी कम है वो बटेगा, उसके बाद जिसकी कम है वो बटेगा। यहां पे कोई भी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है स्टेप लैडर मेथड में, ठीक है। अगला कह रहा है कंप्यूट द रेट पर आवर ऑफ ईच मेन डिपार्टमेंट। तो भाई ठीक है, उसका हम सारा टोटल निकाल के जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड करके रेट पर आवर निकाल लेंगे। रेट कैसे निकलेगा, पर आवर, आवर से डिवाइड करने से ही निकलेगा। गिवन दैट द परचेज डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, उन्होंने काम करा 12, 24 और 8 घंटे, तो हम इसे डिवाइड करके निकाल लेंगे। अच्छा अब वो कह रहा है कि अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खर्चा है सारा का सारा, ये सारा का सारा खर्चा कैसे दे रखा है हमें, ईयरली दे रखा है। कैसे दे रखा है, ईयरली। तो सबसे पहले पहला मेथड करते हैं स्टेप लैडर मेथड। आइए कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल है, हम बनाएंगे सबसे पहले तो अपनी स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन में दे रखा था डिपार्टमेंट है, 3 मेन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, इसको बांटा है एरिया में और इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉय में। तो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू मेन डिपार्टमेंट, हमें करना है स्टेप लैडर मेथड। तो हमने क्या बना लिया सर, हमने बना लिया, एक तो मेन डिपार्टमेंट हो गए मेरे 3, फिर सर्विस डिपार्टमेंट हो गए 2। सबसे पहले तो मैं इनका खर्चा लिख दूंगा। तो मैंने इनका जो खर्चा लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ये रहा 5 लाख, 8 लाख, 3.5 लाख, 6 लाख 40 हजार और 3 लाख 20 हजार, ये मैंने लिख दिया। ये देखिए लिख दिया। अब क्या करना है सर, अब हमें वो वाला सर्विस डिपार्टमेंट उठाना है। देखिए जरा यहां देखो, वो वाला सर्विस डिपार्टमेंट उठाना है जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है। मुझे बताइए इसमें 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, 2 में से कॉस्ट ज्यादा किसकी है सर, सीधा सीधा दिख रहा है सर, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को और बांट दूंगा रेशो में। अच्छा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कैसे बांटना था सर, एरिया में बांटना था। आओ चलो एरिया चेक करते हैं। ये हो गया सर 12, 15, 7 और मेंटेनेंस वाला तो होगा नहीं, यानी कि 6, यानी 12, 15, 7 और 6 की रेशो में बट जाएगा। तो ये हो गया 12, 15, 7 और 6। टोटल खर्चा कितना है सर, ये है 6,40,000। तो ये इस रेशियो में बढ़ गया और यहाँ पे ये माइनस हो गया, इसमें भी बढ़ गया दूसरे वाले डिपार्टमेंट में। क्लियर है, इसको बांटने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर्विस डिपार्टमेंट पे, किस पे आएंगे सर, सर्विस डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट कैसे बटेगा सर, नंबर ऑफ इंप्लॉइज में। तो अब सर्विस डिपार्टमेंट में कैसे सर, ये वाला तो खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा अपने आप में ये बटेगा नहीं, अपने आप में तो बटेगा नहीं, तो कितना बचा 800, 1700 और 700, यानी कि मैं 0 हटा दूं तो बचा 8, 7 और 17। तो ये हो गया 8, 7 और 8, 17 और 7, सॉरी 8, 17 और 7, ठीक है। अच्छा अब लेकिन याद रखना टोटल कितना होगा,
3,20,000 ये और 96 ये आया था, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि मेरे अब ये जो मेरा डिपार्टमेंट बचा पर्सोनल वाला एचआर डिपार्टमेंट, उसमें 3,20,000 तो पहले थे और 96,000 किसके आए, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था उसके आए। तो टोटल कितने हो गए सर, ये दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए 3,20,000 प्लस 96,000, टोटल हो गए सर 2,24,000। अब 2,24,000 को बांट दो इस रेशो में, 2,24,000 नहीं 3,20,000 था, सॉरी एक मिनट गलती होगी, 3,20,000 प्लस 96,000 4,16,000 सॉरी। तो 4,16,000 को बांट दोगे इन तीनों में और ये इसमें माइनस हो जाएगा, ये इनकी क्या आ गई टोटल कॉस्ट, इन तीनों को जोड़ दिया इन सबको मैंने, तो क्या आ गया टोटल कॉस्ट। क्लियर है। अब उसने ये पूछा है कि 1 घंटे का खर्चा बताओ, तो भाई 1 घंटे का खर्चा निकालने के लिए आपको मुझे टाइम भी तो देना पड़ेगा, तो टोटल आवर्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल आवर्स, टोटल खर्चा कितना आया सर इसका 7,96,000। और क्वेश्चन में ये बताया था कि एक दिन में 12 घंटे, पर ये तो क्या है सर, ये है पूरे साल का, तो मुझे नीचे टाइम भी कितना लेना है सर, पूरे साल का। क्वेश्चन में कहा एक दिन में 12 घंटे और पूरे साल में 365 दिन, तो सर मल्टीप्लाई कर दो, उसको डिवाइड करो, ये आ गया सर 181 रुपए 74 पैसे, परचेज डिपार्टमेंट का आ गया। सेम ऐसे ही अगला डिपार्टमेंट है मेरा पैकिंग, तो पैकिंग में हो गया सर 12,61,000 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 365, ये आ गया 143.95। सेम डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में करेंगे और ये आ जाएगा 189.38। लो क्वेश्चन खत्म, कितना सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या रहा है, ऑक्स लिमिटेड हैज एन एनुअल डिमांड फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर, यानी एक ही कस्टमर हमारा सामान खरीदता है, और कितनी एनुअल डिमांड है सर, 60,000 की एनुअल डिमांड है, कोविड वैक्सीन खरीदता है हमसे वो। द कस्टमर प्रेफर टू ऑर्डर इन द लॉट्स ऑफ 15,000 वैक्सीन, कह रहा है कस्टमर जो है 15,000 के लॉट में मंगाता है, यानी ऑर्डर साइज कितना हो गया सर 15,000, लिखा भी है वैक्सीन पर ऑर्डर। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वैक्सीन, यानी एक वैक्सीन बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है सर, 5,000 रुपए, लिखा भी है पर वैक्सीन। सेटअप कॉस्ट कह रहा है, यानी कि जब मैं बनाना शुरू करूंगा, समझो जब मैं बनाना शुरू करूंगा तो मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, और सेटअप करने के लिए होगा हमारा प्रोडक्शन रन या सेटअप, प्रोडक्शन रन कह लो सेटअप कह लो, उसके लिए उसके लिए कह रहा है कि हमारा खर्चा कितना हो जाएगा 4,800 पर प्रोडक्शन रन, यानी एक बार जब भी मैं सेटअप करता हूं तो मुझे सर उसको चालू करने के लिए उसके अंदर पेट्रोल डालना होता है, और एक बार चालू करने के लिए पेट्रोल कितना लगता है, 4,800 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट बता रहा है ₹12 पर वैक्सीन, लेकिन यहां ध्यान से ये है पर मंथ, यह पर मंथ, और मुझे यहां पे हमेशा क्या चाहिए होता है फॉर्मूले में, पर एनम, मुझे साल का चाहिए होता है, मुझे महीने का नहीं चाहिए होता। रीजन भी क्योंकि सर ये डिमांड मेरी एनुअल होती है, तो ये भी मुझे क्या चाहिए एनुअली, तो यानी कि 12 अगर मंथ है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 144 रुपए आ जाएगा एक साल का। क्लियर है। चलिए, हमसे पूछ रहा है मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन रन, ये बैच कॉस्टिंग में था, जो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलता है ये सेम वही है, बस ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की बात कर रहा है या इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन की बात कर रहा है, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला। ठीक है, फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, क्योंकि वो कितने यूनिट में मंगाता है, 15,000 के बैचेस में वो बना रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन निकालते हैं। सर देखिए, इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन का फॉर्मूला होता है 2 × A × बस ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह आएगा सेटअप कॉस्ट, और यहां आता कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और लेकिन ये होता है हमेशा पर एनम। चलिए आइए जरा लिख देते हैं फॉर्मूले में, 2 मल्टीप्लाई बाय हमारी एनुअल, ये क्या कहते हैं, डिमांड कितनी है 60,000। अच्छा, एक बार सेटअप की कॉस्ट है 4,800, अब यहाँ पे 12 पर मंथ था तो मैंने 12 महीने से मल्टीप्लाई करके इसको पर एनम निकाला, तो ये आ गया 2,000 यूनिट, यानी एक बार के प्रोडक्शन रन में कितने यूनिट बनाने चाहिए इसको, 2,000 रुपए, ताकि इसकी सेटअप कॉस्ट और इसकी कैरिंग कॉस्ट दोनों ही क्या हो, कम। लेकिन वो बना कितने रहा है, देखो उसने बताए थे आपको कि कितने ऑर्डर में बनाता है, ये रहा 15,000 के लॉट में बनाता है, वो कितने लॉट में बनाता है, 15,000 के लॉट में, यानी कि
इकोनॉमिकली तो उसको 2-2 हजार के लॉट में बनाने चाहिए, पर वो कितने लॉट या कितने बैचेस में बना रहा है? 15-15 हजार के बैचेस में बना रहा है। तो इससे उसको क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई, ये वो पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे सर? दोनों की कॉस्ट निकाल लो। आओ देखिए, सबसे पहले मैं कह रहा हूं रन साइज जो है 2000 मतलब बैच साइज, और दूसरे में बैच साइज है मेरा 15,000। तो मुझे दोनों कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले सेटअप कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन रन कॉस्ट कह सकते हो। दूसरी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट तो सिंपल है, हम जितना बनाते हैं उसका आधा कैरी करते हैं। यहां मैं कितना बना रहा हूं? 2000, तो 2000 का आधा कैरी करूंगा। और एक यूनिट को कैरी करने में कितने पैसे लगते हैं सर? 144 रुपए साल भर के। तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 1,44,000। सेम यहाँ पे कितना बना रहा हूं? 15,000, तो 15,000 का आधा कैरी करूंगा और कॉस्ट वही 144, तो कॉस्ट आ गई 10,80,000। अब जो सेटअप कॉस्ट है वो हम वर्किंग नोट में निकालते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ सेटअप चाहिए। तो सीधी बात है भैया, मैं यहाँ पे कितने यूनिट है? 2000 का बैच, यहाँ पे बैच 15 का। कितने चाहिए? 60,000 यूनिट चाहिए साल भर के। 2-2 हजार के बैचेस में बनाऊंगा तो कितनी बार प्रोडक्शन रन होगा सर? 30 बार मुझे मशीन को रन करना पड़ेगा। और अगर 15,000 के बैचेस में बनाऊंगा तो कितनी बार मशीन को रन करूंगा? सिर्फ 4 बार। एक बार मशीन को चलाने के लिए खर्चा कितना होता है? 4,800। तो टोटल खर्चा आ गया 1,44,000। और यहाँ पे भी 4,800, तो मल्टीप्लाई करके खर्चा कितना आ गया? 19,200। ये वैल्यू मिल गई। लो, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। टोटल यहाँ खर्चा आया 2,88,000 रुपए, क्योंकि ये मोस्ट इकोनॉमिकल बैच है। टोटल यहाँ खर्चा आया 10,99,200। तो दोनों में चेंजेस कितना आ रहा है सर? 8,11,200 का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है अगर वो 15,000 यूनिट के बैचेस में बनाता है। क्वेश्चन खत्म। कह रहे एल आर लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू ऑल्टरनेटिव मेथड। कह रहा है दो ऑल्टरनेटिव सोच रहा है टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट इट इंटेंड टू मार्केट। फिर कह रहा है टू मेथड हैव अ मैक्सिमम आउटपुट। कह रहा है दोनों मेथड में मैक्सिमम आउटपुट जो है 50,000 यूनिट की होगी ईच, एंड प्रोड्यूस आइडेंटिकल आइटम। दोनों में हम एक जैसा आइटम बनाएंगे विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ईच, यानी कि जिसका सेलिंग प्राइस होगा 25 रुपए पर यूनिट का। तो दो मेथड दे रखे हैं, एक है सेमी ऑटोमेटिक, दूसरा है फुल्ली ऑटोमेटिक। अब कह रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक में जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 15 रुपए की, फुल्ली ऑटोमेटिक में जो कॉस्ट लगेगी 10 रुपए की। वही दूसरी ओर सेमी ऑटोमेटिक में फिक्स कॉस्ट होगी सिर्फ 1 लाख रुपए, और फुल्ली ऑटोमेटिक में फिक्स कॉस्ट होगी 3 लाख रुपए। हमसे पूछ रहा है कॉस्ट इन डिफरेंट पॉइंट इन यूनिट्स, वैसे भी हमेशा यूनिट्स में ही निकलता है। और कह रहा है इंटरप्रिटेट योर रिजल्ट। फिर कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो ईच मेथड इन टर्म्स ऑफ यूनिट, यानी दोनों के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या क्या होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं सर कॉस्ट इन डिफरेंट पॉइंट की। तो सीए साहब, कॉस्ट इन डिफरेंट पॉइंट क्या होता है सर? इसका मतलब है कि मैं इतने यूनिट बनाऊं, दोनों में इतने यूनिट बनाऊं कि दोनों की कॉस्ट क्या हो जाए? इक्वल। दोनों की कॉस्ट हो जाए इक्वल, दैट इज माय यूनिट कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट्स यूनिट। तो क्या करेंगे सर? यूनिट को मान लेते हैं एक्स। आइए जरा, मैंने कहा सर देखिए हम कितने यूनिट बना रहे हैं? इंडिफरेंस पॉइंट पे एक्स यूनिट बना रहे हैं। अब दोनों की कॉस्ट को बराबर करना है। कॉस्ट अंडर M1 और कॉस्ट अंडर मेथड 2 शुड बी सेम एज पर द कॉस्ट इंडिफरेंट पॉइंट। तो सर कॉस्ट कैसे आई सर? देखो, एक्स यूनिट बनेंगे और एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? यहाँ 15। यहाँ पे भी एक्स यूनिट बनेंगे, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है 10, प्लस फिक्स कॉस्ट और प्लस फिक्स कॉस्ट। दोनों क्या होने चाहिए? बराबर, क्योंकि दोनों की कॉस्ट इक्वल होगी एट इंडिफरेंस पॉइंट। ऐसे करके एक्स निकाला मैंने 40,000 यूनिट। तो 40,000 यूनिट क्या कहता है सर? 40,000 यूनिट ये कहता है कि 40,000 यूनिट बना रहे हो तो चाहे मेथड 1 लगाओ या मेथड 2 लगाओ, सीए साहब मेथड 1 लगाओ या मेथड 2 लगाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दोनों से ही सेम बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है सर? इंटरप्रिटेशन दो तरीके से थी इसकी, कि अगर समझिए जरा, अगर आप 40,000 से कम यूनिट बनाते हैं, यानी कि जो आपका कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट है उससे कम बना रहे हो, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको वो मेथड लेना पड़ेगा जहां पे फिक्स कॉस्ट क्या हो? कम हो। जहां पे फिक्स कॉस्ट कम हो। एक बार दोबारा से, अगर आप कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट से कम बना रहे हो तो वो मेथड चूज करो जहां पे फिक्स कॉस्ट कम हो। तो उस केस में मेरा कौन सा मेथड होगा सर? मेथड नंबर 1। और अगर
और अगर मैं इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा यूनिट बना रहा हूं तो मैं वो मेथड चूज करूंगा जहां मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो, कम हो, जहां मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो, कम हो। भले ही वहां पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो जाए, भले ही वहां फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो जाए, तो वो होगा सर मेरे लिए मेथड नंबर 2। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए सीए साहब, सेकंड पॉइंट में उसने पूछा हमसे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और इन यूनिट्स में कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पहले वाले मेथड में बात करते हैं। पहले वाले मेथड में फिक्स कॉस्ट है सर 1 लाख की, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 25 रुपए दे रखा है, तो यहां पे आ गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 यूनिट्स का। फुली ऑटोमेटिक में सर हमारा वेरिएबल यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 3 लाख रुपए, और कंट्रीब्यूशन तो वही रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया सर, लगभग डबल हो गया, लगभग क्या टोटल डबल ही हो गया, कितना, 20,000 यूनिट। क्वेश्चन खत्म, कितना सिंपल था, क्वेश्चन खत्म। चलिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये साहब, देखिए जरा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओपीआर लिमिटेड कह रहा परचेजेस क्रूड वेजिटेबल ऑयल। क्या खरीदा उसने, क्रूड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, कच्चा तेल खरीद रहे, वेजिटेबल ऑयल। इट डज रिफाइनिंग, कह रहा है फिर इसकी हम रिफाइनिंग भी करते हैं ऑफ द सेम। द रिफाइनिंग प्रोसेस रिजल्ट इन 4 प्रोडक्ट, कह रहा है 4 प्रोडक्ट हमारे बनते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, जिसका नाम है SPN और ए। कह रहा प्रोडक्ट ए इज फुल्ली प्रोसेस, पूरा प्रोसेस हो जाता है, और इसको हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो फिर इसको हम आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। कह रहा बाकी जो है SPN कैन बी इंडिविजुअली फर्दर रिफाइंड, कह रहा बाकी हम इसको आगे रिफाइन कर सकते हैं फर्दर प्रोसेस करके। एस बन जाएगा, एस के पी बन जाएगा, पीएम हो जाएगा, पीएम बन जाएगा, और एन बन जाएगा NL फर्दर प्रोसेस करने के बाद। ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ द परचेजिंग द क्रूड वेजिटेबल ऑयल, यानी कि इसको ज्वाइंट कॉस्ट जो है इनकी क्रूड ऑयल को खरीदने की, वो आती है 40,000 रुपए की। अदर डिटेल दे रखी है, अदर डिटेल में इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिखा रखी है, ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है क्योंकि ये आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचेंगे तो इतने का बिकेगा, और अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो ये इतने का बिकेगा। You are required to identify the products which can be further processed for maximizing profit and make suitable suggestion। भाई सीधी बात है, हम उस प्रोडक्ट को आगे फर्दर मैक्सिमाइज करेंगे जहां मुझे ज्यादा फायदा है। तो मैं दोनों निकाल लूंगा कि अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचता हूं तो क्या फायदा होता है, प्रॉफिट, और अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचता हूं तो क्या प्रॉफिट या लॉस होता है। क्लियर है, आइए। तो सबसे पहले तो सर ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना पड़ेगा। आइए, तो क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे रखा है कि सर देखिए ये है मेरा, यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ, मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट लगाई 40,000 की, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मेरा SPNA बन गए, इनको आगे प्रोसेस करता हूं तो इतनी इतनी कॉस्ट लगेगी, और ये आगे इतने के बन जाएंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई हम इसके बताओ कि कौन सा है, तो मैं मान के चलता हूं, पहले वाले केस में मान के चलता हूं कि भाई मैं आगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आगे नहीं प्रोसेस कर रहा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच रहा हूं। तो अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचूंगा तो क्वेश्चन में मुझे सेल गिवन है, देखिए 20, 12, 28 और 20, तो मैंने लिख दी सर ये मेरी सेल है। इसमें से क्या माइनस होगा सर, कॉस्ट। अभी तक कॉस्ट क्या हुई है सर, ज्वाइंट कॉस्ट, क्योंकि फर्दर प्रोसेस तो कर ही नहीं रहा, तो उससे पहले क्या कॉस्ट हुई है, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट। तो ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दो। अब ज्वाइंट कॉस्ट को बांटे कैसे, सर ज्वाइंट कॉस्ट जो है मेरी कितने की है, 40,000 रुपए की। तो ज्वाइंट कॉस्ट को मैं कैसे बांटूंगा, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड पे, क्योंकि उसने कोई मेथड तो बताया नहीं। ठीक है, तो आप इसको एनआरवी मेथड भी कह सकते हो, या सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो सेल वैल्यू कितनी कितनी दे रखी थी, उसी रेशियो में मैंने इसको बांट दिया, 20, 12, 28 और 20, देखो यही था, 20, 12, 28 और 20, यानी 40,000 को इसी रेशियो में बांट दिया, ये आ गया 10, 6, 14 और 10। ये मैंने कॉस्ट को बांट दिया, माइनस करा तो ये आ गया प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आ गया सर 14,000। कोई दिक्कत, इजी है। आइए सीए साहब आगे चले। अब मैं मान के चलूंगा कि मैं इनको फर्दर प्रोसेस कर रहा हूं और फिर बेचूंगा। तो जब मैं मान के चलूंगा फर्दर प्रोसेस, अच्छा यहाँ पे ए नहीं है क्योंकि ए फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, ए को तो आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेचना है। तो बात होती है SNP की, अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचते हो तो सर इतने के ये बिकेंगे। तो मैंने लिख दिया 1, 20, 40 और 48। फिर इसमें से कॉस्ट घटाओ, सबसे पहले तो ज्वाइंट कॉस्ट, ये तो मैं निकाल ही चुका था, 10, 6 और 14,
और इनकी फर्दर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कॉस्ट पहले दे रखी है। अब जब मैंने निकाला तो यहाँ प्रॉफिट आया 30, यहाँ प्रॉफिट आया 2 और यहाँ तो लॉस आ गया। तो लॉस वाले को तो सर सीधा बताया फर्दर प्रोसेस करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट कितना आ रहा था, ये रहा एन में कितना प्रॉफिट आ रहा था एन में सर, यहाँ पे 14,000 का, और यहाँ कितना आ गया सर 2,000 का। तो भाई एन को तो आगे आपको फर्दर प्रोसेस नहीं करना। फिर पी की बात करें, पी का गया सर, पी ये रहा, पी में कितना प्रॉफिट आ रहा है 6,000 का, और यहाँ तो क्या हो गया सर, लॉस हो गया, पी को भी फर्दर प्रोसेस नहीं करना। एस की बात करते हैं सर, एस में यहाँ प्रॉफिट था 10 का, पर फर्दर प्रोसेस करने के बाद 30 का प्रॉफिट हो गया। तो हम यही एडवाइस करेंगे, ओनली प्रोडक्ट एस शुड बी फर्दर प्रोसेस और पी एंड ए शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बस खत्म क्वेश्चन, बस सर यही था, हाँ खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए सीए साहब। देखिए जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपको एबीसी लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। पीएनएल अकाउंट में देखिए डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। सेल्स दे रखी है कि 15,000 यूनिट बेचे हैं, डिविडेंड मिल गया 9,000 रुपए का, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट दे रखा है 57,000। कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड आर 50% फिक्स है और 50% वेरिएबल है, ठीक है। एडमिन ओवरहेड कह रहा है 100% फिक्स है। सेलिंग ओवरहेड आर कंप्लीटली वेरिएबल, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कह रहा है वैसे हमारी कितनी है 20,000 यूनिट की, यानी कि वैसे तो हमारे 20,000 यूनिट बन सकते हैं, लेकिन हमने बनाए कितने, सिर्फ 15,000 यूनिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एब्सॉर्ब्ड इन द कॉस्ट अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। यहां उसने कह दिया कि हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम कैसे एब्सॉर्ब कर रहे हैं इन कॉस्ट अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। फिर कह रहा है नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस, कह रहा है ये चार्ज करना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है, कितने का है 12,000 रुपए का। हमें बनाना है कॉस्ट शीट और असर्टन करना है प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फिर कह रहे हैं रिकंसिलेशन भी करनी है फाइनेंशियल अकाउंट्स को एज पर द विद द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, तो रिकंसिलेशन बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। आइए जरा, तो जितने बच्चे ये चैप्टर को छोड़ के जाते हैं या फिर ऐसे ही करके चले जाते हैं, तो उनके लिए है ये कि बहुत इजी क्वेश्चन है। आओ जरा कॉस्ट शीट बनाएंगे। आइए, सबसे पहले सर हम बात कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन रह गया क्या? आइए जरा, सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट में लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। चेक करो सर, सबसे पहले एडजस्टमेंट में मटेरियल के बारे में कुछ है? नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। तो सीधा मटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा सर, 6,50,000। फिर बात करते हैं सर, उसके बाद आता है हमारा वेजेस। वेजेस के बारे में कहीं कुछ लिखा है? नहीं सर, नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे सिर्फ याद रखना ये इनडायरेक्ट वाले के लिए था, डायरेक्ट वाले के लिए नहीं है, ठीक है। तो वेजेस के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मेरा मटेरियल और वेजेस दोनों वही आ गए, ऐड करके लिख दिया सर इसको मैंने क्या, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गया मेरा। अब इसमें ऐड होगा सर फैक्ट्री के ओवरहेड। क्या फैक्ट्री के ओवरहेड के लिए कोई एडजस्टमेंट में बात लिखी है? हाँ सर, कह रहा है 50% तो फिक्स है और 50% वेरिएबल है। अब जरा बात समझो, जो वेरिएबल पार्ट होता है वो तो पूरा आएगा, क्योंकि जितना वेरिएबल है वो तो हमने फाइनेंशियल में भी उतना ही लिखा है। जितना वेरिएबल पर यूनिट के हिसाब से लगा उतना तो मैंने फाइनेंशियल में लिखा, उतना तो मैंने फाइनेंशियल में भी लिखा। लेकिन फिक्स्ड के लिए, और ये फिक्स क्या है सर, इनडायरेक्ट है, कह रहे ये एब्सॉर्ब होगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब सर इसका मतलब ये हुआ, ये जो फिक्स ओवरहेड दे रखे हैं ना, ये टोटल दे रखे हैं, ये टोटल दे रखे हैं। मुझे इसमें से जो फिक्स पार्ट है, अच्छा फिक्स पार्ट कितना होगा सर, आधा आधा बात कर रहा है, 50-50%। तो इसका 50% हो गया सर 1,30,000। ये 1,30,000 कितने यूनिट का होगा, जितने यूनिट में बना सकता हूं। कितने यूनिट बना सकता हूं सर, 20,000 यूनिट के लिए। कितने यूनिट के लिए, 20,000 के लिए। और मैंने एक्चुअल में बनाए कितने सर, एक्चुअल में बनाए मैंने 15,000 यूनिट। तो 15,000, क्योंकि बिके, एक्चुअल बनाए नहीं, बिके कितने, 15,000। तो मैं यहाँ पे जो फिक्स ओवरहेड्स लूंगा वो कितने लूंगा, वो लूंगा सर जो यूनिट मेरे बिक गए हैं 15,000 पे। तो मैंने क्या करा सर, वेरिएबल पार्ट तो पूरा ले लिया, वेरिएबल पार्ट पूरा ले लिया 1,30,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स पार्ट जो है 2,60,000 का 50% यानी कि 1,30,000, ये 20,000 यूनिट पे है। पर मैंने बेचे कितने, 15,000, तो 15,000 पे आ गया 97,500। तो मेरा आ गया वर्क ओवरहेड 12,27,500।
अब इसमें ऐड होंगे सर जर्नल एडमिन ओवरहेड। क्या जर्नल एडमिन ओवरहेड के लिए कहीं कोई एडजस्टमेंट दे रखी है? हाँ, ये दे रखा है, देखो 100% फिक्स है। तो भैया अगर 100% फिक्स है तो इसका मतलब ये कितने यूनिट पे होगा? सर ये 20,000 के लिए होगा। मैंने बेचे कितने हैं? 15,000। तो मैं कितने यूनिट्स के लिए निकालूंगा सर? 15,000 के लिए। ये आ गया 78,750। अच्छा, अब इसी के अंदर जनरल ओवरहेड एडमिन, जनरल एडमिन ओवरहेड के अंदर नोशनल रेंट की भी बात करी थी उसने। देखो कहा था कि 12,000 नोशनल रेंट लिख लेना। तो ये मेरे एडमिन ओवरहेड का पार्ट ही है, ये मैंने लिख दिया। तो ये आ गया 13,18,250। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बताया उसने? देखो सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये 85,000 यहां गए, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, जो बचा पता नहीं है, लेकिन सेल पता है कितने की? 15 लाख की। कहां लिखा है सर? ये रहा। तो 15 लाख की सेल हमने यहां लिख दी, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 96,750 एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? चलिए, अब मुझे क्या करना है सर? मुझे दोनों का रिकंसिलेशन करना है। मुझे दोनों का रिकंसिलेशन करना है। कैसे करेंगे रिकंसिलेशन? मैंने आपको छोटी सी ट्रिक कराई थी। सबसे पहले वर्किंग नोट में आओ। सबसे पहले आपने कौन सा प्रॉफिट लिया है? मैंने लिया है एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, जो मैंने निकाला। तो मैंने लिख दी यहाँ पे सीए, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले आते हैं खर्चे पे। देखो कोई भी खर्चा उठाओ। सबसे पहले सर डायरेक्ट मटेरियल एज इट इज लिखा है, डायरेक्ट वेजेस दोनों में लिखा हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड देखो कितने हैं सर? यहाँ लिखा है 260, पर मेरे यहाँ पे यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में फैक्ट्री ओवरहेड सर एक तो मेरा 130 पूरा लिखा हुआ था, लेकिन बाकी 130 में सिर्फ कितने लिखे हैं? 97,500। तो मैं लिखता हूं जरा, कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना लिखा हुआ है सर? फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है 2,27,500 एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने ऐड कर दिया दोनों को। और एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2,60,000 माइनस करा तो कितना आया? 32,500 नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, नोशनल रेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में था 12,000, फाइनेंशियल में 0, तो 12 माइनस 0 कितना हो गया? 12,000। उसके बाद बाकी खर्चे देखो जो दोनों में अलग अलग हैं। सर बाकी खर्चों में जनरल एडमिन के खर्चे हैं, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग है 78,750। देखिए जनरल एडमिन यहाँ पे है 78,750 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 1,05,000 माइनस कर दिया, आ गया माइनस के 26,250। फिर और कौन सा खर्चा है ऐसा? सर यहाँ पे देखो ये भी हो गया सेलिंग का खर्चा, ये भी दोनों में सेम है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है सर। देखिए तो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 0 है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2,000, तो माइनस 2,000 कितना आ गया? नेगेटिव के 2,000। तो ये मैंने सारी कौन सी साइड खत्म करी? एक्सपेंस वाली। अब इनकम वाली साइड पे आते हैं। सर इनकम वाली साइड पे एक यही डिफरेंस है, कितने का? 9,000 का। तो देखो मैंने क्या लिखा, कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना हो गया? ये 0 माइनस 9,000 कितना हो गया? 9,000। इनकम वाली में मुझे साइन को चेंज करना होता है, तो माइनस का 9,000 कितना हो गया? प्लस का 9,000। बस अब ये मिल गया, अब ये काम खत्म। सबसे पहले क्या है सर? नोशनल रेंट। नोशनल रेंट क्या है सर? प्लस का 12,000, तो यहाँ प्लस कर दो। देखो ये मैंने लास्ट में ऐड करा हुआ है, प्लस 12,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड माइनस 32,000, फैक्ट्री ओवरहेड माइनस है तो माइनस कर दो। ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड माइनस 32,000, 32,500। उसके बाद एडमिन ओवरहेड माइनस 26,250, ये रहा एडमिन ओवरहेड माइनस 26,250, ये कर दिया। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस 2,000, माइनस कर दो 2,000, माइनस 2,000 लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद सर डिविडेंड इनकम, देखो ये माइनस था, साइन चेंज करके प्लस हो गया, तो यानी इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये लो प्लस कर दिया। नोशनल एंड कर ही दिया था, ये टोटल करोगे तो ये आ गया आपका एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चन खत्म। क्या ये इजी था? कुछ भी ऐसा नहीं करना, ये प्लस माइनस ये बढ़ गया कम हो गया, सिंपल मैंने एक टेक्निक बना रखी है एग्जाम में करने के लिए, फटाफट से करो। एक्सपेंस वाले एज इट इज लिखना, इनकम वाली साइड में साइन चेंज करके लिखने हैं, खत्म काम, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑफ ए न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, कह रहा है कितने रिप्लेस हो गए? 50 वर्कर रिप्लेस हुए ड्यूरिंग द पीरियड। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, जो हमें छोड़ के चले गए और उनको हमने छुट्टी भी कर दी, कितने? 25। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर जो हमारे पास रहे वो रहे 500। सबसे पहले कह रहा है एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकालो,
यूजिंग सेपरेशन मेथड, कि जितने लोग हमें छोड़ के चले गए, सेपरेट हो गए, रिप्लेस हो गए, ये रे, ठीक है। अच्छा दूसरा कह रहा है कि कैसे निकालने हैं, फ्लक्स मेथड से। तो फ्लक्स, अच्छा सेपरेट तो ये हो गए ना सर जो छोड़ के चले गए, और रिप्लेस कितने हुए सर, ये वाले, ठीक है। फिर कह रहा है कि इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, यानी कि साल भर का भी बता दो कितना होगा, और कुछ नहीं है। आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता करना कैसे है। तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंप्लॉय सेपरेशन वाले की, बात करते हैं सेपरेशन वाले की। जो लोग हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि उसने सबसे पहले क्या पूछा है, सेपरेशन। तो कितने लोग छोड़ के चले गए, 25। कैसे निकलता है सर, बहुत सिंपल है कि कितने एवरेज इंप्लॉय थे, उसमें से कितने हमें छोड़ के चले गए। तो एवरेज कितने थे, 500, छोड़ के चले गए 25, कितना आ गया, 5%। सिंपल है। फ्लक्स, फ्लक्स कहता है कि कितने छोड़ के चले गए और कितने रिप्लेस हुए, दोनों को ऐड कर दो। कितने रिप्लेस हुए, कितने छोड़ के चले गए, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय एवरेज इंप्लॉय इनटू 100। तो सर हमें जो छोड़ के चले गए 25, रिप्लेस हुए 50, टोटल 75। तो 500 में से 75, 500 में से 75 हुए टोटल, कितना परसेंट हो गया, 15%। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, पार्ट नंबर 2 में इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, यानी कि कुछ नहीं करना, ये जो रेट निकाला है ना आपने, ये जो रेट निकाला है, ये कितने टाइम का है, ठीक है, कितने टाइम का है, उसको साल में कन्वर्ट कर दो। तो साल में कन्वर्ट कैसे करेंगे सर, ये 5% जितने भी टाइम का है उस टाइम से डिवाइड कर दूंगा। जैसे मान लेते हैं ये 60 डेज का है, डिवाइड करके कितना आया, एक दिन का आया। अब मुझे चाहिए 365 का, तो 365 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, सिंपल है। आइए जरा, तो सबसे पहले इंप्लॉय टर्नओवर रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इनटू जितने भी आपके 12 महीने है, 30, तो 360 दिन है, 365 दिन है, एज द केस में भी। क्वेश्चन में इसने कहीं लिखा नहीं है कि 360 लेना है या 365 लेना है। अच्छा, टाइम पीरियड पहले ये पता चले कितने टाइम का है। ये कह रहा है कि ये है आपका न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन है, 31 मार्च 2021 तक का। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, हाँ सर देखो यहाँ पे उसने दे रखा है कि आपकी जो फैक्ट्री जो है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कब हुई थी, 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी से काउंट करो जरा, पहले तो डेज डेज निकालता हूँ। सर जनवरी को अगर ये सेटअप हुआ तो 31 जनवरी, यानी जनवरी का आखिरी दिन 31 जनवरी का एक दिन आया। फिर लीप ईयर नहीं है ये, क्योंकि 2021 है, 2021 लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी के 28 दिन और मार्च के 31 दिन, यानी कुल मिला के कितने डेज हुए सर, 60 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो 5% था, ये कितने दिन का था, 60 डेज का। तो जब मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो एक दिन का आएगा। मुझे चाहिए 365 दिन का इक्विवेलेंट निकालना है। तो 365 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 30.42। सेम फ्लक्स की बात करते हैं, ये भी कितने डेज के लिए है सर, 60 डेज के लिए है। मुझे कितने डेज के लिए चाहिए, 365 के लिए। तो 60 डेज से डिवाइड करा, 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 91.25%। बहुत ही ईजी था, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कह रहा है PQR इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट। कह रहे 3 प्रोडक्ट बनाते हैं PQR, अच्छा नाम भी PQR है, PQR बनाते हैं। द कंपनी कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट रेट, कह रहे एक्टिविटी कॉस्ट रेट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी विच इज प्रोवाइडेड बिलो, यानी कि भाई कॉस्ट ड्राइवर दे रखे हैं। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आर के लिए बता रखा है, लेबर आर और 30,000 लेबर आर है, टोटल कॉस्ट हो गई कितने की, 3 लाख रुपए की, ठीक है। एक्टिविटी है प्रोडक्शन रन, प्रोडक्शन रन के लिए कह रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन में, और टोटल प्रोडक्शन रन है 600, जिसकी कॉस्ट आती है 1,80,000, डिवाइड करके एक रन का निकाल लेंगे। फिर कह रहा है इंस्पेक्शन जो है हमारे, क्वालिटी इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के ऊपर है, 8,000 इंस्पेक्शन होती है, जिसकी कॉस्ट आती है 2,40,000 रुपए। फिर कह रहा था कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर, कह रहा है कंजम्पशन कुछ ऐसे हुई 10, 8 और 6, यानी कि भी एक एक का निकालोगे फिर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये हो गया 20, 200, 180, 160, और ये क्वालिटी इंस्पेक्शन दे रखा है। कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहे कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड ईच प्रोडक्ट फ्रॉम द ईच एक्टिविटी। चलो तो पहले ये करते हैं, ये दोनों अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ये करते हैं। आइए जरा कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल है, बेसिस ले लिया, PQR ले लिया। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट लेबर आवर की। सर सबसे पहले तो डायरेक्ट लेबर आवर की आप निकाल दो
3 लाख रुपए हैं, 30,000 घंटे, तो 1 घंटे के कितने हो गए सर? 1 घंटे के हो गए 10 रुपए। ये आपका क्या आ गया? कॉस्ट का रेट आ गया। तो ये जाएगा सर बेसिस लेबर आवर पे, और एक लेबर आवर कितने का है? 10 रुपए पर आवर। अच्छा, अब पी में कितने घंटे लगे सर? 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए सर? 1 लाख रुपए। क्यू में कितने घंटे लगे? 8,000, 8,000 इंटू 10 कितने हो गए सर? 80,000 रुपए, और यहाँ हो गए 60,000 रुपए। लो, ये हो गया। अगला क्या है सर? अगला है प्रोडक्शन रन। कितने है सर? 1,80,000। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 600, तो एक प्रोडक्शन रन का कितना खर्चा आया? 300। तो यहाँ पे लिख दूंगा सर बेसिस नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, एक प्रोडक्शन रन का खर्चा आया 300 रुपए। अब मल्टीप्लाई कर दो, 200 मल्टीप्लाई बाय 300, 180 मल्टीप्लाई बाय 300 और 160 मल्टीप्लाई बाय 300, ये इनकी वैल्यू आ गई। ये लिख दिया। अगला है क्वालिटी इंस्पेक्शन। ये किस पे डिपेंड करता है सर? डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे। 2,40,000 है, 8,000 से डिवाइड कर दो तो एक इंस्पेक्शन का खर्चा मिल जाएगा 30 रुपए का। तो हम यहाँ लिख देंगे सर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन एक जो है 30 रुपए पर इंस्पेक्शन। तो 30 को मल्टीप्लाई कर दो 3,000 से, 2,500 से और 1,500 से, तो ये इनकी कॉस्ट आ जाएगी। ये लो, तो ये टोटल कॉस्ट इनकी आ गई। पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगले में कह रहा है, ध्यान से समझो जरा, बहुत ध्यान से सीए साहब। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। तो भैया ये हमारी टोटल थी, ये हमारी टोटल थी, ये हमारी यूज्ड हुई, तो बाकी क्या बची? अनयूज्ड। देखिए जरा, टोटल खर्चा कितना है सर? 3 लाख। लेबर का इनका खर्चा कितना हुआ सर? टोटल खर्चा है 3 लाख, और इन तीनों का मिला के लेबर का खर्चा कितना हुआ? ये एक, ये और ये, इन तीनों का लेबर का मिला के खर्चा इतना हुआ। तो बाकी क्या बचा सर? अनयूज्ड, अनयूज्ड कैपेसिटी। ऐसे ही प्रोडक्शन रन का टोटल खर्चा कितना है सर? 180, 180, और इनका कितना खर्चा हुआ मिला के? 60, 54 और 48। तो बाकी क्या है सर? अनयूज्ड। और सेम क्वालिटी का है सर टोटल 240, इन्होंने इतना इतना यूज कर लिया, तो बाकी कितना बचा? 30,000 अनयूज्ड कैपेसिटी। टोटल अनयूज्ड कैपेसिटी आ गई सर 1,08,000 की। अगला पूछ रहा है हमसे लास्ट पॉइंट, कह रहा है पोटेंशियल कस्टमर हैज अप्रोच द कंपनी। एक कस्टमर है हमारे पास आया है फॉर सप्लाई ऑफ 12,000 यूनिट। कह रहा है कि अब 12,000 यूनिट दो नए प्रोडक्ट एस के। तो सर हम तो 3 बना रहे थे, पी क्यू आर। हाँ, ये एस की बात कर रहा है, एस बनाएंगे। टू बी डिलीवर्ड इन अ लॉट्स ऑफ 15,000। अब ध्यान से, कितने लॉट्स होंगे सर? 15,000। कितने सप्लाई करने हैं? 12,000। कितने कितने लॉट में करने हैं? 1500 लॉट में करने हैं। 12,000 यूनिट 1500 लॉट्स में करने हैं। तो कितने लॉट हो गए सर? ये 8 लॉट हो गए। ठीक है, 12,000 डिवाइड बाय 1500, तो कितने लॉट्स हो गए? 8 लॉट हो गए। अब जरा समझो बहुत ध्यान से, 1500 यूनिट्स पर क्वार्टर, यानी कि आपको जो हर लॉट देना है, हर लॉट देना है वो एक क्वार्टर में देना है। हर जो लॉट देना है वो क्या देना है? एक क्वार्टर में। तो अगर समझो जरा, 12,000 यूनिट देने हैं, 12,000 यूनिट देने हैं, 1500 यूनिट में जाएंगे, तो कितने लॉट होंगे सर? 8 लॉट। और एक लॉट एक क्वार्टर में, एक लॉट एक क्वार्टर में, क्योंकि 1500 यूनिट पर क्वार्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कितने क्वार्टर हो गए? यहाँ पे 8 क्वार्टर हो गए। ये बात इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, बात क्लियर। याद रखना 8 क्वार्टर होंगे, क्योंकि 12,000 डिवाइड बाय 1500 8 लॉट, और एक लॉट 1500 जा रहा है एक क्वार्टर में, इसका मतलब 8 क्वार्टर हो गए। फिर कह रहा है दिस इन्वॉल्व इनिशियल डिजाइन कॉस्ट। कह रहा है हमारे डिजाइन कॉस्ट भी लगेगी 30,000 रुपए की। ठीक है, 30,000 रुपए। एंड पर क्वार्टर, अभी प्रोडक्शन जो बाकी खर्चा दे रखा है ये पर क्वार्टर, यानी ये तो पूरे टाइम की हो गई, ये तो पूरे टाइम, पूरे टाइम मतलब पूरे 12,000 यूनिट के लिए। पूरे 12,000 यूनिट के लिए कितने हो गए? पूरे 30,000। ठीक है, और मुझे कितने यूनिट के लिए चाहिए? 1500, क्योंकि इसने दे रखा है एक क्वार्टर का। क्लियर है? समझो जरा, एक क्वार्टर में कितना खर्चा है मटेरियल का? 18,000, लेबर 1500 रुपए, प्रोडक्शन रन 15 और ये 250। कॉस्ट शीट बनानी है, सेग्रीगेटिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वैसे भी हम सेग्रीगेट करके ही लिखते हैं। एंड कंप्यूट सेल वैल्यू पर क्वार्टर, वैसे भी पर क्वार्टर का खर्चा दे रखा था, पर क्वार्टर का ही निकालना है। यूजिंग ABC सिस्टम कंसीडरिंग मार्कअप, प्रॉफिट लगाना है 20% ऑन कॉस्ट। अब जरा समझो कैसे करेंगे सर? सीधी बात है, डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया सर? ये क्वेश्चन में पर क्वार्टर गिवन है। अच्छा, ये मैं हम कैसे निकाल रहा हूं? पर क्वार्टर कितना गिवन है सर? 18,000। वेजेस हो गए
15,000, इसको जोड़ के आप प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हो, मर्जी है। उसके बाद क्वेश्चन में इनिशियल डिजाइन था कितने का, 30,000, लेकिन सर ये 30,000 कितने यूनिट का है, ये है 12,000 यूनिट का। तो एक यूनिट का कितना आया सर, एक यूनिट का आ गया ₹2.5, और मुझे एक क्वार्टर में कितने यूनिट देने हैं सर, 1500 यूनिट देने हैं। तो 1500 यूनिट के कितने हो गए सर, 3750। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो 3750। ये मैंने 8 से डिवाइड करा, आप ऐसे ना करके यूनिट वाइज समझ लो, ज्यादा इजी है। ठीक है, तो ये क्या आ गया सर मेरा, अच्छा ये डायरेक्ट एक्सपेंस में है, ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई 36,750। प्राइम कॉस्ट आ गई 36,750। अब बाकी खर्चे, सबसे पहले कह रहा है प्रोडक्शन रन कितना है, 15, और एक रन की कॉस्ट मैंने अभी निकाली ली थी कितनी, 300 रुपए, तो हो गया 4500। इंस्पेक्शन बता रहा है कितने होंगे सर, 250, और एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट अभी निकाली थी 30 रुपए थी, 7500। तो टोटल कॉस्ट आ गई सर मेरी 12,000, टोटल कॉस्ट आ गई 12,000। ठीक है, अच्छा तो ये ए हो गया, टोटल कॉस्ट 12,000 नहीं, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। तो ये मेरी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट हो गई 36,750, मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई 12,000। तो ए प्लस बी करा तो टोटल कॉस्ट आ गई 48,750। अब उसने कहा था इसमें प्रॉफिट जोड़ दो 20% का, तो मैंने जोड़ दिया 9750। ये मेरी टोटल सेल की वैल्यू आ गई। डिवाइड कर दो यूनिट से, पर क्वार्टर यूनिट कितने, 1500, तो मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया 39 रुपीज। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा, जो मोस्ट एंटिसिपेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जनवरी 2026 के लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, और ऐसे ही एंजॉय करिए, सोचिए। ठीक है, चलो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।